दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों जल्दी से, क्योंकि आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं 18 मई के सबसे बेहतरीन प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे कि डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में आज के लिए हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। तो आपकी स्क्रीन पर यह रहा आपका पहला प्रश्न, जरा ध्यान से समझिएगा और इसका उत्तर बताने का प्रयास करेगा। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। लिख रहा है कि वर्ष 2020 में कौन सा देश प्रेषित धन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। अब इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको लगा होगा कि सर कैसे याद किया जाए किसी प्रश्न के पीछे। देखो, जब कोई कहानी आप याद कर लोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको वो प्रश्न भी याद हो जाएगा। और आप मेरी पढ़ाने की टेक्निक जानते हैं, चाहे मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, हमेशा एक कहानी के माध्यम से आपके जो है सामने कुछ मैं रखता हूं और वो जल्दी आपको याद हो पाता है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको सबसे पहले प्रॉब्लम आ रहा होगा कि सर ये प्रेषित धन क्या होता है। अगर इसके बारे में पता चल जाए तो थोड़ा सा जो है हम लोग सोच सकते हैं कि यहां पर सही उत्तर क्या बन सकता है, सोचा जा सकता है। अगर यहां पर पता चल जाए प्रेषित धन का मतलब तो याद रखें दोस्तों, प्रेषित धन को इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं रेमिटेंस। ठीक है, रेमिटेंस। पहले मैं भी इस वर्ड के बारे में नहीं जानता था, लेकिन पिछले 1-2 सालों में मैं जान गया हूं। क्यों? क्योंकि आप जनरली आप जानते होंगे कि अगर मान लीजिए हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यूट्यूब पे काम करने के दौरान हमारी जो इनकम होती है ये यूट्यूब के द्वारा दी जाती है, यानी गूगल की द्वारा जो है ये इनकम हमारे खाते तक जो है आ पाती है। ठीक है, और जब ये आती है दोस्तों तो जब कभी मैं खाते को अगर मैं पासबुक में एंट्री कराने जाता हूं तो वहां पर जो मनी होता है, जैसे जो पैसा आपने एटीएम से विड्रॉ किया उसके आगे लिखा होता है एटीएम, ठीक है, या आपने किसी को दिया किसी को लिया तो लिखा रहता है ना थोड़ा सा डिटेल। वैसे जब मैं अपने खाते में जो है पासबुक प्रिंट कराता हूं तो वहां पर एक शब्द लिख के आता है रेमिटेंस। क्या लिख के आता है? रेमिटेंस। तो मैं स्टार्टिंग में तो नहीं जानता था कि रेमिटेंस मतलब क्या होता है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जब कोई पैसा बाहर देश से हमारे देश में आता है, ठीक है, या कोई देश किसी दूसरे देश को जो देता है उसको रेमिटेंस नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है नाम? रेमिटेंस। तो यही है दोस्तों प्रेषित धन। ये क्या है? प्रेषित धन। अब जाहिर सी बात है कि हमारे देश में बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनका इनकम जो है बाहर से हो रहा है या किसी भी तरीके से अगर विदेश से पैसा आ रहा है तो ये रेमिटेंस के अंतर्गत आता है। तो आपसे सीधे सीधे ये पूछना चाह रहे हैं यहां पर कि कौन सा देश प्रेषित धन यानी इस रेमिटेंस वाले में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। देखिए यहां पर भी 2 सवाल बन सकता है कि कौन सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है और कौन सबसे बड़ा जो है देने वाला है। मतलब कौन लेने वाला है, प्राप्त करने वाला, और कौन देने वाला। इस तरह से 2 प्रश्न बन सकता है यहां पर, और परीक्षा में दोनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रेषित धन की बात कर रहा है इस मामले में भारत जो है ये नंबर 1 पर है। ठीक है, याद रखेगा प्रेषित धन को रिसीव करने के मामले में याद रखेगा भारत क्या है, ये नंबर 1 पर है। ठीक है, और वहीं अगर हम चीन की बात करें दोस्तों तो चीन दूसरे नंबर पर है, मैक्सिको तीसरे नंबर पर है और फिलीपीन जो है ये आपका चौथे नंबर पे है। जैसा कि अभी मैंने कहा ये तो प्राप्तकर्ता की बात आ गई, लेकिन अगर कहीं आपको बात करें कि कौन सा ऐसा देश है जो पेमेंट करता है, ठीक है, सबसे ज्यादा पेमेंट के मामले में कौन आगे है? हम तो रिसीव करने में आगे है। अगर पेमेंट के मामले में आगे देखेंगे तो याद रखेगा यूएसए है। अमेरिका जो है ये पेमेंट के मामले में दोस्तों ये नंबर 1 पर है, जिसके देश से सबसे ज्यादा जो है पैसा बाहर जाता है एज अ रेमिटेंस। हमारे देश में सबसे ज्यादा पैसा आता है एज अ रेमिटेंस। ठीक है, अब आपके मन में एक दूसरा सवाल भी जन्म ले रहा होगा कि सर एक्चुअली में अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत ने कितना, जैसे कि कितना रेमिटेंस प्राप्त किया। आ रहा होगा ना, थोड़ा सा बात आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन अभी तक आपको लग रहा था बड़ा बेकार सा क्वेश्चन है, लेकिन जैसे ही मैंने कहानी के माध्यम से आपको बताया आपको याद हो गया कि रेमिटेंस मनी होता क्या है। अब आप पूरा जीवन आपको याद रहेगा। ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूं सुनिए ध्यान से। अब जैसे आपके मन में सवाल आया कि सर इस रेमिटेंस में जो भारत का पहला स्थान है तो कितना भारत में कुल रेमिटेंस आया है, तो याद रखें क्योंकि मामला 2020 का है तो 2020 में भारत ने $83 बिलियन, कितना? $83 बिलियन जो है दोस्तों प्राप्त किया है रेमिटेंस। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं 2019 से तो याद रखें 2019 में थोड़ा सा ज्यादा जो है रेमिटेंस भारत को प्राप्त हुआ था, 2020 में थोड़ा सा कम प्राप्त हुआ। तो यहां से अगर कमी देखेंगे कितना कम प्राप्त हुआ तो याद रखेगा दोस्तों 0.2%। कितना? मात्र 0.2% जो है, यानी बहुत कम, 1% भी नहीं है। आप सोचो 1% भी नहीं है, 0.2% कम रहा है 2020 में, यानी 2019 में ज्यादा रहा है। ठीक है, इतनी बातें याद रख सकते हैं ना। अगर आप इतनी बातें याद रखते हो तो और अच्छी बात है। अच्छा, अब आपके सामने आ रहा होगा कि सर ये जो पूरा खाका है, पूरा डेटा निकालना, किस देश में कितना गया, कितना आया, कितना है पिछले साल का, अब का, ये सब काम करता कौन है? तो याद रखें दोस्तों ये सब काम करता है कौन? वर्ल्ड बैंक करता है। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। वर्ल्ड बैंक को एक और नाम दिया जाता है, आईबीआरडी का नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा आईबीआरडी को सुना कि नहीं?
IBRD ये वर्ल्ड बैंक का रियल नेम है, हम लोग उसको शॉर्टकट में जब बोलते हैं तो वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, वरना रियलिटी में अगर बात करेंगे कि वर्ल्ड बैंक कौन होता है तो याद रखिए IBRD को ही वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। आपने दो ऐसी संस्थाओं का नाम सुना होगा इंटरनेशनल लेवल पर जो आपके सामने हमेशा आता होगा, एक IMF की बात आती है, एक वर्ल्ड बैंक की बात आती है। दोस्तों अगर कभी मैं आपसे पूछ दूं या किसी व्यक्ति के द्वारा पूछ दिया जाए आपसे कि मुझे इन दोनों में डिफरेंस बता दो, एक मोटी मोटा एक लाइन में बता दो, बहुत ज्यादा डिटेल मत बताओ, बहुत सारी इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी वो आप साइड में रख दो, मुझे एक लाइन में बताओ कि एज अ वर्ल्ड बैंक क्या है और एज अ IMF क्या होता है, ठीक है। तो याद रखें कभी भी इस तरह का प्रश्न आ जाए तो मेरी बात मानिएगा, यहां पर आप एक लाइन में खाली लिखिएगा। देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूं, मतलब एक लाइन में आप दुनिया के किसी व्यक्ति को इसके बारे में डिफरेंस जो है बता सकते हो, शॉर्टकट में बता सकते हो, सामने वाला क्या हो जाएगा, संतुष्ट भी हो जाएगा। याद रखिए जब किसी देश में डेवलपमेंट के लिए, किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आता है, याद रखिए वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अगर आपके देश में डेवलपमेंट की बात हो रही है तो, और अगर आपके देश में दोस्तों डेवलपमेंट के अलावा जो पैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए आपने जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा होगा, और मान सपोज करिए कि हमारा देश का उधार है किसी देश के साथ, ठीक है, और हम IMF से पैसा ले रहे हैं सामने वाले को चुकाने के लिए, ठीक है। तो याद रखिए इस तरह के काम होते हैं, ऋण वगैरह को चुकाने के लिए ये मिलता है IMF से। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए हमारे देश में कोई पुल बन रहा है, उसके लिए पैसा कौन देगा, क्या IMF देगा? नहीं, IMF हमेशा ऋण को बैलेंस करने के लिए पैसा देता है, ठीक है, याद रखिए। और डेवलपमेंट के लिए हमेशा पैसा कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है। आपको अपने देश में पुल बनाना है, आपको देश में जो है सड़क बनानी है और कोई प्लांट लगाना है, ये सब काम के लिए कौन पैसा देगा? वर्ल्ड बैंक देगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों, बड़ा प्यारा सा है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखेगा। अच्छा यहां पे दोस्तों एक दो लाइन और बताना चाहता हूं मैं आपको, जैसे वर्ल्ड बैंक में दोस्तों बताता कौन है, जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये डेटा जारी किया जाता, तो वर्ल्ड बैंक में इतना तो समय है नहीं किसी के पास, तो याद रखिए माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के द्वारा दोस्तों, डेवलपमेंट ब्रीफ के द्वारा दोस्तों ये डेटा जो है जारी किया जाता है, जो अभी आपको बताया गया ये डेटा उसी के द्वारा जारी किया जाता है। तो इतनी बातें आप याद रखेगा, बाकी आगे देख भी लेते हैं, इसको ध्यान रखेगा, ठीक है। लिख रहा हाल ही में जारी विश्व बैंक के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार प्रेषित धन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भारत रहा है, इसको याद रखेगा। कुल 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत ने प्राप्त किया है, 2019 की अपेक्षा 0.2% कम प्राप्त किया है। वर्ष 2020 में भारत को प्रेषित धन में कमी, अच्छा ये जो 0.2% की कमी आई है ये किस वजह से आई है? तो याद रखेगा यूनाइटेड अरब अमीरात से जो है दोस्तों याद रखेगा 17% कम प्राप्ति इस बार हुई है, इस वजह से यह कमी दर्ज की गई है, ठीक है। इसको भी याद रखेगा। क्रमशः स्थान भारत, चीन, मैक्सिको, फिलीपींस याद रखेगा, बाकी के आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। अमेरिका जिसकी मैं बात कर रहा था, ये 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर दोस्तों ये धन जो है बाहर बेच चुका है, जो कि सबसे ज्यादा जो है बहिर्वाह इसको माना जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अमेरिका के बाद देखा जाए तो अमेरिका, सऊदी अरबिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और चीन का स्थान आता है, ठीक है। प्रेषित धन मैं आपको बता ही दिया कि सामान्यतः एक पार्टी दूसरे पार्टी को पेमेंट करती है और यही क्या होता है? रेमिटेंस होता है। अभी दोस्तों अभी 2 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़कर के लगभग 589 अरब डॉलर हो गया। कितना हो गया? 589 अरब डॉलर हो गया। तो आपने देखा ये जो बढ़ रहा है ना, इसके पीछे भी रेमिटेंस ही एक वजह है। क्या है? इसके पीछे भी रेमिटेंस ही क्या है? एक वजह है। क्यों? क्योंकि जब रेमिटेंस होता है तो बाहरी मुद्रा हमारे देश में आती है, तो हमारे यहाँ का विदेशी मुद्रा भंडार जो है, जैसे यूट्यूबर को पेमेंट कैसे आता है, तो याद रखिए हमेशा डॉलर में पेमेंट आता है और फिर वो कन्वर्ट करके रुपीज में हो जाता है, ठीक है। तो जो हमने डॉलर कमाया है कहीं ना कहीं भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें जाकर के ऐड हो जाता है, तो ये जो उसको बढ़ाने में कारगर सिद्ध होता है, ठीक है। और बाकी जो हम वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे थे, तो वर्ल्ड बैंक में अगर मैं बात करूं कि अभी कुल कितने मेंबर है, तो भारत भी इसका सदस्य है और इस समय टोटल 189 देश हैं जो इसके मेंबर है। इतनी बातें आप याद रखेगा तो पक्का आपको कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा परीक्षा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जरा ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करण निम्न में से किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है, ठीक है। मिस यूनिवर्स, अभी आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बहुत सारे होते हैं, मिस इंडिया होती है, मिस यूनिवर्स होते हैं, मिस अर्थ होते हैं, मिस दिवा यूनिवर्स होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं और आप हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं, ठीक है। अभी आपका सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा क्योंकि जब मैं इसका डिटेल बताऊंगा तो आपको सारी बातें जो है अपने आप जो है याद हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां कह रहा है दोस्तों मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जो है इस बार किसने जीता है?
है तो उसको बात कर लेते हैं। उसके पहले मैं पहले ऑप्शन के बारे में बता दूं, क्योंकि यह ऑप्शन कहां से संबंधित है, भारत से संबंधित है। अगर मैं एडलाइन कैस्टोलिनो की बात करूं तो दोस्तों ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं, ठीक है, कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। और 2020 का मिस दिवा यूनिवर्स जो था दोस्तों, वो खिताब इन्होंने जीता था, मिस दिवा यूनिवर्स, ठीक है, मिस दिना। और अपने देश का एक नियम है, जो कोई मिस दिवा यूनिवर्स का खिताब जीतता है वो क्या करता है, वो जो है आगे जाकर के याद रखेगा पार्टिसिपेट करता है मिस यूनिवर्स में। क्योंकि इन्होंने जीता था इसलिए ये पार्टिसिपेट करने कहां गई थी, मिस यूनिवर्स 2020 का जो हो रहा था। अच्छा, 2020 में कोविड की वजह से टल गया था, इस वजह से अब जाकर के हुआ है, ठीक है, वरना पिछले साल वाला तो इस साल वाला भी देखिए इस साल के अंत तक हो सकता हो ही जाए। तो इसको याद रखेगा, मिस दिवा यूनिवर्स जो रह चुकी हैं एडलाइन कैस्टोलिनो, ये गई थी कहां से, भारत से, पार्टिसिपेट करने के लिए मिस यूनिवर्स 2020 के लिए। अच्छा, कुछ पाया हुआ कि नहीं इन्होंने, हाँ पाया ना, इन्होंने पाया इस बार चौथा स्थान। कौन सा स्थान पाया, गई जीत नहीं पाई, चौथा स्थान दोस्तों इनको मिला है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर एक्चुअली में मिस यूनिवर्स 2020 किसको चुना गया, तो याद रखें दोस्तों, इस बार चुना गया है एंड्रिया मेजा को, जो रहने वाली है मैक्सिको की। कहां की रहने वाली दोस्तों, तो याद रखें एंड्रिया मेजा जो है ये मैक्सिको की रहने वाली है, ठीक है, मैक्सिको की रहने वाली है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कि जूलिया गामा, दोस्तों जूलिया गामा ठीक इनके पीछे थी, मतलब इनका स्थान दूसरा था, इनका स्थान जो है पहला था। और पिछली बार की जो जीती हुई मिस यूनिवर्स थी उनका नाम था जोंजिबिनी तुंजी, ठीक है, जोंजिबिनी तुंजी, ये दक्षिण अफ्रीका की थी। तो इन्होंने खिताब जो है इनके सर पर जो है ये सेहरा जो होता है इसको लगाया। तो ये जो है याद रखेगा पिछले साल वाली है, देखिएगा इमेज में, ये क्या है, ये जोंजिबिनी तुंजी है, ठीक है, ये कौन है, ये जोंजिबिनी तुंजी है। और ये कौन है दोस्तों, तो ये है एंड्रिया मेजा, ये कौन है, एंड्रिया मेजा। तो याद रखेगा दोस्तों, काफी अच्छा सा प्रश्न है, अगर आप इस बात को याद रखते तो निश्चित रूप से परीक्षा में संभावना है कि आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, एक दो प्रश्न दोस्तों यहां पे अलग से भी पूछ लेता आपसे परीक्षा में, जरा उसको भी आप याद रखेगा। जैसे मिस वर्ल्ड पूछ दे, ठीक है, इंडिया से मिस वर्ल्ड, सॉरी इंडिया से करो, मिस वर्ल्ड क्योंकि पूरे दुनिया में हो रहा है, मिस वर्ल्ड नाम है ना, मिस इंडिया नहीं, ठीक है। मिस वर्ल्ड की बात करूं तो 2020 में देखिए अभी कोई है नहीं, तो मिस वर्ल्ड 2019 जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया था टोनी एन सिंह को। किसको चुना गया था, टोनी एन सिंह को चुना गया था, ठीक है, याद रखेगा। ये जमैका की है, टोनी एन सिंह, ठीक है, ये जमैका, सिंह नहीं, सिंह नाम है, ठीक है, ये जमैका के धावक है दोस्तों, नाम तो जानते होंगे ना। चलिए इसको याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिस अर्थ कभी कभी आपसे पूछ लेता है, ये तो मिस वर्ल्ड है दुनिया का, मिस अर्थ, ठीक है, मिस अर्थ ये भी 2019 में है। मिस अर्थ मतलब इस पूरे पृथ्वी का, ठीक है, तो याद रखेगा नेल्लिस पिमेंटल, मैंने बताया था अर्थ में जैसे मेंटल होता है परत, वैसे याद रखेगा नेल्लिस पिमेंटल याद रखेगा, पूरा नाम था नेल्लिस पिमेंटल, ये थी मिस अर्थ 2019। और मिस दिवा यूनिवर्स जो कर्नाटक वाली है, ठीक है, वो तो आप पता ही चल गया आपको, मिस दिवा यूनिवर्स, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। कैस्टलिनो याद रखेगा, कैस्टलिनो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक से है, मिस दिवा यूनिवर्स इन्होंने जीता था, ये याद रखेगा, ठीक है। और मिस यूनिवर्स जोंजिबिनी तुंजो मैंने बता दिया 2019 वाले में, और इस बार उन्होंने यह खिताब जो है दूसरे को मिला, तो उनके सर पर जो है उन्होंने यह ताज पहनाया है। और एक चीज और याद रखेगा, 2019 में दक्षिण अफ्रीका की जो जोंजिबिनी तुंजी जो है ये मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी, वो पहली अश्वेत महिला थी, इसलिए भी यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर भी आप थोड़ा सा फोकस रहिएगा और ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, ठीक है। चलिए थोड़ा सा डिटेल अच्छे से देख लेते हैं। लिख रहा है मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता। पॉइंट 1 आप नोट कर लीजिए। मिस यूनिवर्स का यह कौन सा संस्करण था, तो 69वां संस्करण था, जो कि 16 मई 2021 को फ्लोरिडा में आयोजित किया गया था। और फ्लोरिडा कहां पर पड़ता है, तो याद रखेगा ये अमेरिका में है, ठीक है। इसे पहली बार 2020 में कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, अब जाकर के ये कंप्लीट हुआ है। और बाकी ये मिल गया आपको। इंडिया से कैस्टिलिनो ने हिस्सा लिया था और ये इस बार के प्रतियोगिता में चौथा स्थान इन्होंने प्राप्त किया। बाकी जो डिटेल अभी मैंने बताया वो डिटेल यहां पर आपको दे दिया गया है, आप इसको रीड कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ आपको आराम से डाउनलोड करने का मौका दे दिया जाता, तो आप आराम से डाउनलोड करिए और तैयारी कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने सभी तरह के सिंथेटिक
कैनबिनोइड पदार्थ पर प्रतिबंध लगा दिया, पूरी तरह से दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसका प्रयोग होता कहां था और किस देश ने ऐसा किया है। तो याद रखें दोस्तों, ये जो सिंथेटिक कैबिनोइड पदार्थ होता था, इसका इस्तेमाल स्पेशली मेडिसिन वाले सेक्टर में किया जाता था, दवाओं को बनाने वगैरह में किया जाता था। लेकिन अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, ये जो पत्ती आप देख रहे हैं दोस्तों, मुझे लगता है कि ज्यादा लोग इस पत्ती के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा देख रहे हैं ध्यान से, इस पत्ती के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। ये पत्ती दोस्तों मैरिजुआना का है। क्या है? मैरिजुआना इसको बोलते हैं। ठीक है, गांजा आप जानते हैं ना। ठीक है, तो याद रखेगा ये उसी का है। ठीक है, और याद रखिए गांजा तो वैसे भी प्राकृतिक होता है, लेकिन यहां पर सिंथेटिक कैनबिनोइड जो है, ये याद रखेगा एक कृत्रिम पदार्थ होता है। क्या होता है? ये मानव निर्मित पदार्थ है, कृत्रिम पदार्थ है जो इसी के समान है। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, उसी तरह से पदार्थ है और खास करके बहुत नशीला पदार्थ होता है। और इसको जो है प्रतिबंधित कर दिया है चीन ने, पूरी तरह से प्रतिबंधित किसने कर दिया है? चीन ने प्रतिबंधित कर दिया। तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा जो है साइड इफेक्ट हैं, इस वजह से ऐसा किया गया है। यह प्रश्न भी आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिख रहा है, चीन सभी तरह के सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला यह दुनिया का पहला देश बन चुका है। इसलिए आपके सामने प्रश्न आया गया, कह रहा चीन ने दवा के निर्माण और तस्करी को रोकने के लिए सिंथेटिक कैबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिंथेटिक कैबिनोइड भांग गांजा के पौधे में पाए जाने वाले रसायनों के समान ये मानव निर्मित पदार्थ हैं, उसी तरह के होते हैं, इक्वल में। ठीक है, ये गांजा की तुलना में सस्ते और अधिक नशे वाले होते हैं। चीन सिंथेटिक कैबिनोइड के नशे की लत और हानिकारक गुणों के आकलन के लिए ऐसे मानक को स्थापित करेगा, इसलिए ऐसा प्रतिबंध इस पर लगाया गया है। लिख रहा है, सिंथेटिक कैबिनोइड्स को कैनबिनोइड्स भी कहा जाता है। यह दवाओं के एक समूह का हिस्सा है जिन्हें नए साइकोएक्टिव पदार्थों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। बाकी चीन जो है इसका सबसे बड़ा निर्माता भी रह चुका है, इसका सबसे बड़ा निर्यातक भी रह चुका है। ये सब चीजें याद रखे। शिंजो अबे वहां के राष्ट्रपति हैं, इसको भी आप याद रखिए। चलिए आगे पढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। और फिर मजेदार एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जल्दी से देख के बताइए। अगर हाल ही में इटालियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? जो लोग ये चेहरा जानते होंगे उनको पता होगा। चलो खैर छोड़ो, मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें बताता हूं दोस्तों। वैसे अगर मैं इस खेल की बात करूं, ठीक है, इस खेल में जो सबसे तगड़े खिलाड़ी रहे हैं दोस्तों, उनका नाम क्या है? तो याद रखेगा, नोवाक जोकोविक। क्या नाम? अच्छा, ये जो नीचे के दो नाम दे रहे हैं ना, ये F1 रेस वाले हैं भैया। ठीक है, इनको जानबूझ के मैं यहां दे दिया हूं कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो। ठीक है, याद रखेगा, ये F1 रेस वाले हैं और अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने जो F1 रेस जीता था, तो इसको भी याद रखेगा। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर कर नोवाक जोकोविक के सबसे टॉप के खिलाड़ी, नंबर 1 के खिलाड़ी हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ दोस्तों इस बार कि इनको हरा करके दोस्तों राफेल नडाल जो है आगे बढ़ गए हैं और ये खिताब उन्होंने अपने नाम कर लिया है। इटालियन ओपन 2021 का खिताब उन्होंने ये अपने नाम कर लिया। ठीक है, ये राफेल नडाल कहां के रहने वाले दोस्तों? तो याद रखेगा, स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहां के खिलाड़ी हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने नोवाक जोकोविक को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, इसको याद रखेगा। अच्छा, अब इसी के साथ दोस्तों अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके पास टोटल याद रखेगा 20 ग्रैंड स्लैम अब तक इन्होंने जीत लिया है। 20 ग्रैंड स्लैम। ठीक है, कितना जीता? 20 ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। और कुल मिलाजुलाकर 13 फ्रेंच ओपन दोस्तों पुरस्कार जो है ये भी इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, और अगर नोवाक जोकोविक की बात करें तो ये कहां के रहने वाले हैं? तो दोस्तों याद रखेगा, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। कहां के? ये सर्बिया के रहने वाले हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों आपने सुना होगा, हालांकि इटालियन वाला कभी नहीं पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है आपसे? या तो फ्रेंच पूछता है, या तो ऑस्ट्रेलियन पूछता है, या तो यूएस ओपन पूछता है, या तो विंबलडन पूछता है। ये 4 अलग से होते हैं। ठीक है, वो ज्यादा आपकी परीक्षा में आता है। ये तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अभी हुआ और जस्ट इन्होंने जीता, तो एक स्पोर्ट्स के नाते जो है आपको जानकारी होना चाहिए और जानकारी इसको रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कि अच्छा, एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, राफेल नडाल को रोम मास्टर्स के नाम से जाना जाता है और यह उनका 10वां खिताब है अगर रोम मास्टर्स में देखा जाए तो। ठीक है, ओवरऑल देखेंगे तो यह आपका इनका जो है 20वां ग्रैंड स्लैम और 13वां जो है फ्रेंच ओपन खिताब था, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, और अगर नोवाक जोकोविक की बात करेंगे तो इन्होंने 18 ग्रैंड स्लैम जो है जीता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इटालियन ओपन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, करा है मूल रूप से इतालवी अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है। रोम या इटली
शहर में इसको आयोजित किया जाता है। एक टेनिस टूर्नामेंट है और यह क्ले टेनिस टूर्नामेंट है। अच्छा, एक चीज और याद रखें, क्ले टेनिस टूर्नामेंट मतलब क्या होता है, तो याद रखें क्ले जैसे अलग अलग ग्राउंड टाइप के होते हैं। याद रखें टेनिस कोर्ट 4 अलग अलग प्रकार की सतहों पर खेला जाता है। एक होता है क्ले कोर्ट, एक होता है कारपेट कोर्ट, एक होता है हार्ड कोर्ट और एक होता है ग्रास कोर्ट। तो ये जो है क्ले कोर्ट खेला गया था, इस पे याद रखिए। ग्रैंड स्लैम की बात आती है तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ठीक है, ये याद रखेगा। इतनी बात आपके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप गांठ बांध लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक प्यारा सा क्वेश्चन फिर आपके सामने आ रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस दोस्तों ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, ये अपने देश में मनाया जाता है कब? लिख रहा है जन जन का यही हो नारा, डेंगू मुक्त हो शहर हमारा। ठीक है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है दोस्तों हर वर्ष 16 मई को। हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसके बारे में क्या एडिशनल चीजें याद रख सकते हैं? ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि अगर डेंगू की बात करें तो जब किसी को डेंगू होता है, कुछ दिन पहले ज्यादातर लोग जो है डेंगू से बीमार होकर के मर जाते थे, क्योंकि बहुत कम समय में ही शरीर का जो प्लेटलेट मिनिमम, याद रखेगा, शरीर में जो प्लेटलेट होना चाहिए, प्लेटलेट जो होना चाहिए, प्लेटलेट काउंटिंग हमेशा मिनिमम 1.5 लाख होनी चाहिए। और जिस व्यक्ति को डेंगू होता है बहुत तेजी से प्लेटलेट गिरता है, और इतना तेजी से गिरता है कि घटते घटते वह प्लेटलेट 10-15 हजार 20 हजार तक आ जाता है और फिर व्यक्ति क्या हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिए इस प्लेटलेट को लेकर के थोड़ी समस्या हो जाती है, और आज भी आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा ज्यादा हानिकारक होता है। अगर मैं डेंगू की स्पेशली बात करता हूं तो इसके जो वाहक होते हैं, इसके वाहक होते हैं मच्छर। क्या होते हैं? इसके वाहक होते हैं मच्छर। और आपने मादा एनोफिलीज मच्छर का नाम सुना होगा, या एडीज इजिप्टी का नाम सुना होगा। ठीक है, एडीज इजिप्टी। ठीक है, एडीज इजिप्टी। ठीक है, याद रखेगा, ये इसका वाहक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, इसको जानिए। इसके अलावा दोस्तों इस तरह के जो मच्छर होते हैं, इनसे कुल मिला जुला के 3-4 तरह की बीमारी होती है, जैसे चिकनगुनिया हो सकता है, जैसे पीला बुखार हो सकता है। क्या क्या? चिकनगुनिया, चिकनगुनिया। ठीक है, चिकनगुनिया हो सकता है, पीला बुखार हो सकता है, पीला बुखार हो सकता है। ठीक है, पीला बुखार हो सकता है। और क्या हो सकता है? तो याद रखें दोस्तों, एक तो आपने सुना होगा जीका वायरस। ठीक है, क्या पढ़ा होगा? जीका संक्रमण, वो भी इसी से फैलता है। जीका संक्रमण वो भी इसी से फैलता है। ठीक है, तो ये सभी बातें याद रखें दोस्तों। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। ठीक है, WHO ने एक आंकड़ा भी जारी किया दोस्तों, और बताया कि पूरे दुनिया में एक साल में लगभग 39 करोड़ लोग जो हैं वो जो है डेंगू के शिकार हुए हैं। हालांकि डेथ बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी डेंगू के जो है कारण जो है लोग परेशान हुए। इसके अलावा दोस्तों 1-2 और दिवस है जो 16 तारीख को ही मनाया जाता है। जरा आप मुझे नाम याद करके बताइए कि कौन कौन से इसके नाम है। ठीक है, सोच समझ के बताइए कि 16 तारीख को और कौन कौन से दिवस जो है मनाए जाते हैं। 2 दिवस है यहां पर इंपॉर्टेंट। एक याद रखें दोस्तों, कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कौन सा? कृषि पर्यटन दिवस इसी दिन मनाया जाता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। ठीक है, ये भी दोस्तों ये 2 दिवस है जो आपको 16 मई को मनाए जाते हैं। ठीक है, इसके ठीक पहले दोस्तों 15 तारीख को भी एक दिवस मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो वहां पर आपको डेली जो है एक दिवस का फोटो भेजा जाता है, ताकि आपके दिमाग में कुछ चीजें आ पाए। ठीक है, तो परिवार दिवस था। ठीक है, कब था? परिवार दिवस था दोस्तों 15 तारीख को। ठीक है, 15 को था परिवार दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और 17 तारीख की बात करें दोस्तों तो 17 तारीख को दूर संचार दिवस मनाया गया, टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया गया। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मच्छर वाला आप याद कर लो, ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इस साल का अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक पुरस्कार। मैं तो इमेज जो है छिपा लिया हूं, आपको अपने मन से इसका उत्तर बताना है। आपके सामने ऑप्शन दे रहा है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, रमेश पोखरियाल निशंक ये हमारे देश में शिक्षा मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद कानून एवं न्याय मंत्री, और डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री। किसे अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक का पुरस्कार दिया गया है? जरा सोच समझ के इत्मीनान से बताइए, समय आपके पास ज्यादा नहीं है। फिलहाल तो मैं बता दूं दोस्तों, यह पुरस्कार दिया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को। किसे दिया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अच्छा एक चीज तो यह हो गया, रमेश पोखरियाल निशंक दोस्तों जैसा कि लिखा हुआ है यहां पर कि क्या है हमारे देश में? शिक्षा मंत्री है। ठीक है, एक ये भी याद रखेगा। दूसरी चीज याद रखेगा दोस्तों, अच्छा ये पुरस्कार देता कौन है? तो महर्षि विद्यालय का नाम सुना होगा। पूरे देश में जो है बहुत सारे महर्षि विद्यालय हैं, ये महर्षि विद्यालय की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, और
इस बार किसको दिया गया, तो दिया गया रमेश पोखरियाल निशंक को यह दिया गया। ठीक है, कुल अच्छा इस अधिवेशन में ऐसा नहीं कि केवल इंडियन लोग हिस्सा लिए थे, इस अधिवेशन में कुल मिलाकर के दोस्तों 110 देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, इसमें उन्होंने हिस्सा लिया था और जो है यह पुरस्कार रमेश पोखरियाल निशंक को मिल गया। यह पुरस्कार उनको मिलने के बाद उन्होंने यह पुरस्कार समर्पित कर दिया किसे, जो इस बार कोरोना में काम कर रहे वॉलंटियर थे। ठीक है, याद रखिए उन वॉलंटियर के नाम पर इन्होंने यह पुरस्कार क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। तो इस चीज को भी आप इसे याद रखेगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। लिख रहा है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक इंटरनेशनल अजेय स्वर्ण पदक इस वर्ष के लिए सम्मानित किया गया। इससे उनको महर्षि संगठन के विश्वव्यापी अध्यक्ष जिनका नाम है डॉक्टर टोनी नादेर, ठीक है, इन्होंने इनको यह जो है पुरस्कार दिया। क्यों दिया है, तो लिख रहा है कि उनके लेखन, सामाजिक और शानदार सार्वजनिक जीवन के माध्यम से मानवता के प्रति उनकी असाधारण प्रतिबद्धता के लिए उनको यह जो है सम्मान दिया गया है। कुल 110 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था और इन्होंने कोरोना में जुटे वॉरियर्स को यह पुरस्कार समर्पित कर दिया। ठीक है, इस वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह पुरस्कार इनको प्रदान किया जाएगा, अभी अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण बुनियादी ढांचा को विकसित करने के लिए धन प्रदान किया। दोस्तों कुल मिलाजुला के इसका मतलब क्या है पहले समझ जाइए। ठीक है, ये जो नाबार्ड है, आपने नाबार्ड सुना होगा। ठीक है, ये एक एग्रीकल्चर बैंक माना जाता है। ठीक है, और नाबार्ड जो है ये किसी भी राज्य में इस तरह की चीजें जो है देता रहता है, धन देता रहता है। कुछ राज्य में जो ढांचा है, ठीक है, उस ढांचा को सुधारा जा सके, कैसे वहां का विकास किया जा सके। ठीक है, थोड़ा गर्मी बढ़ गई यार। ठीक है, तो कैसे विकास किया जा सके, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वो धन को जारी करता है। तो इस बार जो जारी किया गया ग्रामीण बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए, ये जो जारी किया गया है नाबार्ड के द्वारा, ये असम के लिए जारी किया गया है। किसके लिए, असम के लिए जारी किया गया है। और कितने धन की दोस्तों यहां पर आवंटन किया जा रहा है, तो याद रखेगा 1236 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा रहा है। ठीक है, 1236 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा रहा है। ठीक है, और आपने सुना होगा RIDF। ठीक है, क्या पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सुन लीजिए। RIDF क्या होगा, कभी परीक्षा में आपको ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा R माने हो जाता है रूरल। ठीक है, क्या हो जाता है, रूरल। ठीक है, रूरल मतलब क्या हो जाता है, रूलर बोलते हैं, रूलर। ठीक है, तो याद रखिए रूरल मतलब होता है ग्रामीण, क्या हो जाता है, ग्रामीण। ठीक है, और आई माने हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ग्रामीण, और संरचना कहिए या संरचना कहिए। ठीक है, और संरचना। डी माने हो जाता है डेवलपमेंट और एफ माने हो जाता है फंड। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए दोस्तों। ये RIDF के माध्यम से असम को 1236 करोड़ रुपए की धनराशि जो नाबार्ड के द्वारा दी जा रही है। क्या किया जाएगा, तो वहां पर डेवलपमेंट के काम किए जाएंगे। कहां कहां डेवलपमेंट किया जाएगा, अगर इसकी बात करते हैं तो याद रखिए कुल 37 पात्र गतिविधियां, इसमें कुल 37 जगह इस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, पूछ रहा है कि RIDF क्या होता है, तो याद रखिए इसे 1995-96 के दौरान 2000 करोड़ रुपए की शुरुआती कोष के साथ इसको बनाया गया था। और अब जो है इससे जो है अब तक 2020-21 में बात करेंगे तो लगभग 29,848 करोड़ रुपए का आवंटन इसके माध्यम से हो चुका है। फिलहाल तो असम के लिए कितना हिस्सा है, तो याद रखेगा असम के लिए 1236 करोड़ का पैकेज है, इसको याद रखेगा। वो 37 दोस्तों यहां पे जो लिख रहा है वो 37 गतिविधियां कौन सी हैं, तो उसमें से जो मुख्य गतिविधियां हैं वो मैं लेके आया हूं। कह रहा 3 व्यापक श्रेणी में इसको दिया जाता है, सामाजिक क्षेत्र में खर्च करने के लिए, कृषि क्षेत्र में खर्च करने के लिए, और संबंधित क्षेत्र या फिर जो ग्रामीण संपर्क वाले क्षेत्र हैं उसको उसमें खर्च करने के लिए। जैसे याद रखिए कृषि कार्यों से संबंधित मशीनरी को खरीदा जा सकता है, सौर ऊर्जा से संबंधित चीजों को लिया जा सकता है, ऊर्जा संरक्षण को ध्यान में रखने के लिए किया जा सकता है, पवन ऊर्जा से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए काम किए जा सकते हैं, सिंचाई परियोजनाओं के लिए, वृक्षारोपण बागवानी के लिए, बाढ़ सुरक्षा के लिए, ग्रामीण शिक्षण संसाधनों के लिए, ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए, पेयजल के लिए, ग्रामीण पुल और ग्रामीण सड़कें बनाने के लिए, इन सभी स्थानों पर इस फंड को खर्च किया जाएगा, जो 1236 करोड़ का रुपया जो है नाबार्ड के द्वारा आवंटित किया गया RIDF के माध्यम से। चलो आगे बढ़ते हैं। और अच्छा प्रश्न है, कर हाल ही में किसने सबसे कम समय में मतलब कि 86 घंटे में दोस्तों 2 बार, कितने बार, 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह कर दिया। गजब का नाम है, मतलब मानना पड़ेगा। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। 86 घंटे में, 86 घंटे को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मुश्किल से 4 दिन हो पाएंगे दोस्तों। 4 दिनों में दोस्तों 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई, बाप रे बाप।
ये आदमी लोग क्या करना चाहते हैं भाई, गजब का मतलब है। अभी यहां पर सही ऑप्शन क्या है आपको ये बताना है। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों कामी रीता शेरपा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, और मैंने बताया था कि कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त करके 25 बार चढ़ाई करने वाली, माउंट एवरेस्ट पर कितने बार, 25 बार चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन चुकी हैं कामी रीता शेरपा। ये तो हम लोग वाला पढ़े थे। तेंजिंग नोर्गे की बात करें दोस्तों तो तेंजिंग नोर्गे प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है, एडमंड हिलेरी के साथ, ठीक है, याद रखेगा एडमंड हिलेरी जब चढ़ाई करने के लिए गए थे तो उनके साथ दोस्तों तेंजिंग नोर्गे भी गए हुए थे, ठीक है, याद रखेगा। ये जो पहला प्रयास किया गया था और सफल प्रयास हुआ था इसमें, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। वैसे पहला इसके पहले भी हुआ था लेकिन वो असफल था, ये सफल था। और यहां पर जो सही उत्तर होगा दोस्तों ये है निग्मा तेंजी। निग्मा तेंजी ये नेपाल के रहने वाले हैं, ठीक है, नेपाल के रहने वाले हैं और ये 86 घंटे में दोस्तों 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया। आप सोच सकते हैं कि 8,848 मीटर चढ़ना, उतरना, फिर चढ़ना, अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, ठीक है। तो निग्मा तेंजी याद रखेगा। इसके पहले भारत से थे अंशु जमसेनपा, याद रखेगा, भारत से थे जिन्होंने यह खिताब जीता था। यानी इन्होंने 118 घंटे लगभग था और कुछ समय था, 118 घंटे के आसपास का टाइम है जो इन्होंने क्या किया था, चढ़ाई में लिया था, 2 बार चढ़ाई किया था। तो अब तक का रिकॉर्ड जो है ये अंशु भैया के पास था, लेकिन अब यह रिकॉर्ड चला गया है निग्मा तेंजी के पास, क्योंकि 86 घंटे में दोस्तों उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर लिया, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। और भी अच्छे अच्छे सवाल यहां से बन सकते हैं जैसा कि आपने पहली बार देखा था। अच्छा, इसको याद रखेगा, कामी रीता शेरपा ये 52 साल की हैं और उल्टा कर दीजिए 52 को 25 बार दोस्तों इन्होंने चढ़ाई किया है, ठीक है, ये भी याद रखेगा। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में पहली महिला कौन है जो सबसे पहली बार जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह की थी, तो याद रखेगा जापान से जुनको ताबे। बचेंद्री पाल ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने चोटी को फतह किया था 1984 में। अरुणिमा सिन्हा पहली दिव्यांग महिला थी जिन्होंने, या विकलांग महिला थी जिन्होंने कारनामा किया। लीडा ब्रांडी बिना ऑक्सीजन के पहली बार दोस्तों चढ़ी थी, इसको भी याद रखेगा। और एक आदिवासी लड़की पूर्णा है जो सबसे कम उम्र की है, 13 साल 11 महीने की है और इसने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया। तो एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड है, आपको याद रखने की जरूरत है यहां पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्रश्न तो सुन करके आपको बहुत मजा आ जाने वाला, मतलब जबरदस्त मजा आने वाला है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी की अनियंत्रित वृद्धि को देखते हुए क्या आदेश दिया। आपके सामने 4 ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट ने भैया ऐसा क्या आदेश दिया। 10वां प्रश्न और भी मजेदार है, सुनिएगा। लिख रहा है कि कैदियों की अंतरिम रिहाई, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का निर्देश, वैक्सीन आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार को निर्देश, या ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कुछ दिशा निर्देश। इसमें से क्या सही है जो भी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है, आदेश दिया है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कैदियों की अंतरिम रिहाई कर दी जाए। सर क्या मजाक कर रहे हैं, क्या आपने बोला, एक बार फिर से अपनी बात को दोहराइए। मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में आदेश जारी किया है कि कैदियों की क्या कर दी जाए, अंतरिम रिहाई कर दी जाए। सर लेकिन पहले यह बताइए कि ऐसा आदेश जारी क्यों हुआ। तो याद रखें दोस्तों, कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए, जेल के जो हालात हैं उनको देखते हुए, क्योंकि कोविड-19 पहुंच चुका है जेल के अंदर और बहुत सारे कैदियों की जो है मृत्यु हो गई इस दौरान, इसीलिए दोस्तों इस चीज से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है, ठीक है। और यहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा जो है शब्द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। यहां पर एक लाइन बोला है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। लाइन मुझे याद नहीं आ रही, एक सेकंड। अंतरिम रिहाई के बारे में बहुत बेहतरीन वो शब्द है यार, क्या नाम है, विचाराधीन कैदी। क्या नाम है, विचाराधीन कैदी, ठीक है, विचाराधीन। देखिए सुप्रीम कोर्ट के कथन क्या थे वो ध्यान सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने भी विचाराधीन कैदी हैं, ठीक है, उनको रिहा कर दिया जाए, उनकी अंतरिम रिहाई दे दी जाए। अब आपके मन में आएगा दोस्तों कि ये जो है विचाराधीन कैदी क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मामला, जैसे किसी के ऊपर हत्या का मामला चल रहा है, ठीक है, 2 तरह के विचाराधीन कैदी होते हैं। विचाराधीन कैदियों के बारे में तो स्पेशल सोचा जाए, उसके अलावा भी कुछ और सोचने के लिए कहा है दोस्तों। यहां पर उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो विचाराधीन कैदी, मतलब जहां पर मामला चल रहा और कैदियों के ऊपर जिनको रखा गया है जेल में, उनके ऊपर अभी दोष सिद्ध न हुआ हो, आरोप सिद्ध न हुआ हो, ठीक है, वो विचाराधीन कैदी होते हैं और उनको जो है रिहाई दे दिया जाए, ताकि जो है, क्योंकि मामला भी साबित हुआ नहीं है तो ऐसे में उसको रिहाई दी जा सकती। इसके अलावा दोस्तों आपने सीआरपीसी पढ़ा होगा, तो सीआरपीसी में 436A धारा है। कहां पर, सीआरपीसी और आईपीसी। अच्छा याद रखें, सीआरपीसी बोलते हैं, सीआरपीसी, ठीक है दोस्तों। मैं आजकल मूल विधि की क्लास भी ले रहा हूं और बहुत बेहतरीन क्लास
चल रही है। जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, याद रखिए 100 से ज्यादा लेक्चर आपके मूल विधि में आ रहे हैं। आप चाहो तो यूपीएसआई का पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मूल विधि इंडिविजुअल अगर आपको पढ़ना है तो आप आ जाइए। एक से एक धाराएं आपको पढ़ने को मिलेंगी, ज्यादा नहीं, केवल 499 का दोस्तों कोर्स है। आप लेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों पूरी आईपीसी में आपको पढ़ा रहा हूं, विद डिटेल पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सीआरपीसी आपको पढ़ाया जा रहा है, और इसके अलावा 23 अन्य धाराएं हैं, ठीक है। महिलाओं से संबंधित, दहेज उत्पीड़न संबंधित, यातायात से संबंधित, बच्चों से संबंधित, एससी एसटी संबंधित, आपका सूचना का अधिकार, पीआईएल क्या होता है, ये सब मुद्दों पर दोस्तों विस्तार से चर्चा किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये क्लासेज आपको दी जा रही है। तो यहां याद रखिए सीआरपीसी की धारा 436 है, और 436 के तहत बताया गया कि अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम जेल की जो अवधि है, अगर कोई उस अवधि का आधा समय अगर पूरा कर लेता है तो उसकी रिहाई की जा सकती है, एज कंडीशन ऐसा, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे मामले थे, और ये आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, तो जरा इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिख रहा है कि निम्न में से किस देश का जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर जो है सफलतापूर्वक लैंड कर दिया गया है? तो दोस्तों ये प्लान चल रहा था, चीन की तरफ से लाया गया था। चीन का एक मिशन चल रहा था तिहानवे-1, क्या नाम था? तिहानवे-1, ठीक है। इसके तहत दोस्तों यह मिशन लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था रोवर, ठीक है, जुरोंग रोवर। और जुरोंग रोवर अब पहुंच चुका है कहां पर? तो याद रखेगा मंगल ग्रह पर दोस्तों जाके उतर चुका है, इसको भी याद रखेगा। एक और इसी तरह का मिशन चल रहा है दोस्तों, ज्यूस मिशन। क्या आया है? ज्यूस मिशन, JUICE, ठीक है। ज्यूस मिशन एक आया दोस्तों। ये एक्चुअली में ज्यूस मिशन क्या है, तो याद रखे बृहस्पति पर जो है सैटेलाइट को भेजने का प्लान चल रहा है। अभी भेजा जाएगा 2022 में, पहुंचेगा जाकर के 2029 में, बात की बात है, ठीक है। लेकिन ये जाएगा, और जो जुपिटर के उपग्रह हैं उन पे, जैसे अगर मैं बात कर दूं गैनीमेड वगैरह की, तो वहां जाकर के जीवन की संभावनाओं को तलाशने का प्रयास ये करेगा। और चीन का जो तिहानवे-1 प्लान था, इसके तहत जो जुरोंग रोवर बन गया है, ये जाकर के मंगल ग्रह की सतह पर उतर चुका है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले नासा ने बताया था कि मंगल ग्रह पर जो है बर्फ की कुछ प्रमाण भी मिले हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है वहां जीवन की संभावना हो, इसलिए वहां पर इस समय जीवन को ढूंढने का एक काम चल रहा है। तो इसको याद रखेगा, यहां पर जो आपका सही उत्तर बनेगा ये बनेगा चीन, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। लिख रहा है कि चीन का जुरोंग-1 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। चीन का यान अब तक वहां भेजे गए सभी यानों में सबसे अधिक वजनी है। इसका लैंडर दोस्तों 5 टन का है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यह मंगल के यूटोपिया प्लेनेशिया समतल स्तर तक पहुंचा है, जो उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा माना जाता है, मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा। अग्नि देवता के नाम पर दोस्तों यह नाम रखा गया। चुरोंग जो नाम है दोस्तों, यह अग्नि देवता के नाम पर रखा गया, जो कि चीन में अग्नि देवता को इसी नाम से जाना जाता है। अमेरिका इससे पहले सफलतापूर्वक 9 बार अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर उतार चुका है, लेकिन चीन ने भी यह कारनामा कर दिखाया है, जिसपे अब माना जा रहा है कि चीन भी जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक है। करा साथ ही मंगल ग्रह पर मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानों में मौजूद खनिजों का पता लगाएगा, उसकी पिक्चर, वहां के पर्यावरण का माहौल, सब कुछ जो है वो अपने पृथ्वी पर भेजेगा, यहां कंट्रोल रूम में भेजेगा, पानी की मौजूदगी का पता लगाएगा, और ये सारी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज इसी के साथ हमारी ये क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी भी लगी होगी, मजा भी आया होगा। देखिए डेली आप पढ़िए करंट अफेयर। अगर आप स्टडी 91 पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से 1 महीने आप वेट करिए, उसके बाद देखिए कि कितना ज्यादा आपको सुधार आता है, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर प्लीज मंथली कवर करा दीजिए, सब कवर कराया जाएगा। थोड़ा सा मुझे रूटीन में एक बार आ जाने दीजिए। बहुत दिन से हमारी क्लासेस बंद थी, ठीक है, मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि तबियत बहुत ज्यादा खराब थी, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। लेकिन अब मैं आ गया हूं और एक व्यवस्थित तरीके से मैं क्लास देना चाहता हूं आपको। तो अभी डेली करंट अफेयर आया, धीरे धीरे मंथली भी आएगा। टॉपिक वाइज करंट अफेयर जो हमने दिसंबर में आपको पढ़ाया था एक अलग तरीके से, ठीक है, उसी तरह से 1 महीने का प्रोग्राम मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर के लिए लाकर दूंगा, ताकि रोज रोज जो है कुल मिला जुलाकर आप अच्छे प्रश्नों के बारे में अध्ययन कर सके, ठीक है। तो यहां देखिएगा स्टडी 91 अगर आप ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट, यानी बिना पैसे की बात की जाए, बिना पैसे की ढेर सारे आपको टेस्ट देने का मौका मिलता है, वीडियो क्लासेस देखने का मौका मिलता है, पीडीएफ्स डाउनलोड करने का और पढ़ने का मौका मिलता है, फ्री ब्लॉग मिलते हैं और वन लाइनर बुलेटिन मिलते हैं। और ये सब तब पॉसिबल है क्योंकि स्टडी 91 है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ एक क्लास समाप्त होती है। एक अच्छी लाइन और मेरी तरफ से नोट कर लीजिए कि कोई भी लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं होता। कोई भी लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं होता, ठीक है। तो याद रखेगा, अगर लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे, हारते तो वो लोग हैं जो लड़ते नहीं है, ठीक है। तो आपको ये लड़ाई जारी रखनी है और तब तक जारी रखनी है जब तक कि आपको
सफलता मिल न जाए, जब तक कि आपको अपनी मंजिल न मिल जाए, तब तक चैन त्याग दीजिए, सोना त्याग दीजिए। मतलब मन में होना चाहिए यार कि मुझे चाहिए। कैसे आप लोग हो कि कैसे बर्दाश्त कर लेते हो कि आपके सामने से आपकी पोस्ट कोई और लेके चला जाता है। ठीक है, तो कंपटीशन बढ़ने मत दीजिए, आगे कंपटीशन और ज्यादा हाई होने वाला है, और हाई हो उससे पहले जो है आप हाई फाई होके निकल जाइए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।